लखनऊ हाईकोर्ट में एक बड़ी शख्सियत मानी जाती हैं मधुलिका यादव। यूपी बार काउंसिल की उपाध्यक्ष रह चुके हैं और मुखर अधिवक्ताओं में इनके नाम शुमार किया जाता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के अचानक उन्होंने एक नया टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि बार एसोसिएशन में काम काज और प्रत्याशियों के गुण दोष पर तो बातचीत होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि पिछड़े, दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को भी प्रतिनिधित्व हो। देखिए, अवध बार के चुनाव के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि प्रत्याशी जब तक प्रत्याशी रहते हैं तब तक तो बड़े बड़े वादे करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग जो है वकीलों को साथ में कोई अभद्रता नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, वकीलों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं अपने अध्यक्ष और महामंत्री से। हम लोगों का यही है कि वकीलों के मान सम्मान की रक्षा रहे और जो भी बार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो ईमानदारी से उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि उनमें जो है किसी तरीके का पक्षपात या भेदभाव हो। तो हमारा यही कहना है कि अब भी जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं और पिछले ज़्यादातर जो हमारी कार्यकारिणियाँ रही हैं वो इन मामले में खरी नहीं उतरी हैं और इस समय जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं अवध बार के, उनके विषय में भी मेरा यही कहना है कि साफ़ सुथरी छवि के लोग जो हैं वो आगे आएँ। इसके लिए हम लोग जो है तत्पर हैं। एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, जो कि इस मंच के माध्यम से कहना पता नहीं उचित है या अनुचित, कि अवध बार में आज तक किसी भी जो है ओबीसी को या मुस्लिम को अध्यक्ष या महामंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हम लोग की जबकि अच्छी खासी संख्या है, उसके बावजूद कभी भी आज तक मौका नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बारी बारी से सभी को मौका मिले। जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा मौके मिलें, जिनकी संख्या कम है उन्हें कम मौके मिलें। ये पीड़ा है आपकी, ये चीत्कार है? ये चीत्कार है हमारी, ये तो हमारी चीत्कार जिम्मेदार तो आप हैं। हम लोग तो हमेशा इस बात को हमेशा लेके आते हैं। लेकिन जिम्मेदार तो आप ही हैं। नहीं, हम कैसे हैं? हम तो आपने कहा, आप ही ने बताया है कि सबसे ज्यादा संख्या है आपकी। सबसे ज्यादा संख्या नहीं है हमारे। हम बता रहे हैं कि अब काफी अधिक संख्या हो गई है। पहले ये कहा जाता था कि ओबीसी और माइनॉरिटी की संख्या जो है ये कम है, लेकिन अब जो है आने पिछले 10 सालों में ओबीसी और माइनॉरिटी की एक अच्छी खासी संख्या और एससी की, तीनों की एक अच्छी खासी संख्या बढ़ी है। लेकिन जो है इन तीनों का अध्यक्ष या महासचिव जो है अवध बार में नहीं बन पाता है। तो ये फैसला तो आपको ही करना है। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और हमने कई बार इस चीज के लिए मुहिम भी चलाई है कि भाई आपकी अगर संख्या ज्यादा है तो आप 4 बार अपना बना लीजिए, लेकिन 4-5 साल में एक बार कम से कम जो है किसी ओबीसी या किसी अल्पसंख्यक को या किसी शेड्यूल कास्ट को भी मौका दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी लगे कि हमारा भी अवध बार में कोई प्रतिनिधित्व है। ये तो आपका जातीय पक्ष है। जातीय नहीं है ये देखिए, जातीय नहीं है, इसको आप जातीय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जातीय होता तो मैं किसी यादव की बात करती। ये जातीय नहीं है, ये बात है, ये एक जैसे होता है एक रूलर क्लास होती है और एक क्लास होती है जो कि हमेशा से रूल होती आई है। तो हम लोग जो है 85% लोगों को बिलोंग करते हैं, जो 15% हमेशा से रूल करते आए हैं वही आज भी रूल कर रहे हैं। ये हम लोगों की पीड़ा है। आपके ये 85% लोगों की तरफ से मैं आवाज उठा रही हूँ कि 15% लोग ही हर बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ यूपी में वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और जो 85% प्रतिशत जो जनसंख्या है उन लोग जो है रूल होते आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी कुछ जो है हम लोग करना चाहते हैं और अब की बार जो है ये कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने इसके लिए अब की बार कोशिश की है कि अवध बार में जो है बदलाव आए। प्रत्याशियों का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों के किसी प्रत्याशी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, और सारे ही प्रत्याशियों से हमारे अच्छे संबंध हैं, किसी को हम बुरा नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि प्रत्याशियों को आपस में इस तरीके का तालमेल बिठाना चाहिए था कि भाई जो है वो आपस में बैठ करके बातचीत करें। और ऐसे लोगों को हमारे बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि वो समझदार हैं और उनको कोई बार में कोई लालच नहीं है, और जब वो पद पे रहे हैं तो उनका कोई लालच रहा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो इस बार जो है साथ दे देते तो अगली बार जो है पूरा ओबीसी समाज, पूरा एससी समाज, पूरा जो है माइनॉरिटी समाज जम करके उन लोगों को जो है आगे लेके आता। लेकिन इस तरीके की जो है सामंजस्यता आपस में नहीं बन पाई। हाँ, लेकिन इस पे तो योग्यता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है आपको?
नहीं, योग्यता तो है जिन जो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनमें योग्यता है, योग्यता में कहीं कमी नहीं है। और योग्यता का जहाँ तक यहाँ पैमाना है तो यहाँ मैं आपसे बता दूं कि योग्यता का अवध में या हमारे बार काउंसिल में या बार एसोसिएशन में योग्यता के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। हमारे बार एसोसिएशंस में जातीय आधार पर मैक्सिमम वोटिंग होती है, या वकीलों को जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट दे, ड्रिंक कराए, खर्चा करे, उसके आधार पर वोटिंग होती है। अगर यहाँ पे योग्यता के आधार पे वोटिंग होती तो आप समझिए बार एसोसिएशन की और बार काउंसिल की इतनी बुरी दुर्दशा न होती। मधुलिका जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि मतलब चरित्र के नीचे गिर रहे हैं पदाधिकारी और बार एसोसिएशन के लोग जो प्रत्याशी हैं, शराब भी चल रही है, गिफ्ट चल रहे हैं, जाति नहीं है, मेधा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप हैं क्या? हमारा देखिए ये कहना है कि ओबीसी, एससी और उनमें भी योग्यता वाले लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग ढूंढना चाहें, लेकिन अगर आपकी नजर ही नहीं जा रही है उस ओर तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप संदेश तो दे चुके हैं। सारी की सारी योग्यता जो है वो खाली जो है 15% लोगों में ही है, और जो 85% लोग हैं ये बिल्कुल योग्यताहीन है, ऐसा सोचा जाना भी गलत है। हाँ, मेरा लेकिन प्रश्न दूसरा है। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब बुरी स्थिति हो चुकी है बार एसोसिएशन की या प्रत्याशियों की उनकी, ऐसी स्थिति में आपसे उम्मीद कैसे करते हैं सकारात्मकता की, आपने पक्ष में कोई जाति माहौल खड़ा करने में या आरक्षण का? देखिए, हम लोग का ऐसा है कि यहाँ पर जैसे अवध बार में हर साल चुनाव होते हैं और हर साल प्रत्याशी हम लोगों के पास में समर्थन मांगने आते हैं। हम लोग उनका जम के समर्थन भी करते हैं। जो भी हमारे पास 10, 20, 50 वोट हैं या जो भी हमारा ग्रुप है, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे लोग चुन करके आएँ, और उन लोगों से ये डिमांड भी करते हैं कि भाई अगले चुनाव में कम से कम आप जो है कभी 5-7 साल में, हम लोग हर साल की उम्मीद नहीं करते। ये अपील किससे कर रही हैं आप? हर प्रत्याशी से, हर वर्ग से और हर अवध बार के मेंबर से। एक तरफ आप उन लोगों को उन लोगों से मेरा प्रश्न है, हाँ। मेरा प्रश्न है कि एक तरफ आप तो प्रत्याशी और बार एसोसिएशन के अब तक के कार्य चरित्र को देखते हुए उनको शराबखोर या तोहफा बांटने वाले या स्वार्थी या विभेद के तौर पर पूरा पेश करना चाहती हैं, और फिर चाहती हैं कि वही लोग आपका समर्थन भी करें। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं उन सभी प्रत्याशियों की बात मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में कर रही हैं। मैं ऐसे प्रत्याशियों की बात कर रही हूँ जो कि बार की गरिमा को रखते हुए उस हिसाब से काम करते हैं। उन्हीं लोगों का ही हम लोगों ने समर्थन किया उनका है। ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए। देखिए, ऐसे लोगों का नाम जो है आप खुद ही अच्छे से जानते हैं। इस समय चुनाव का मौका ना होता तो मैं आपको जरूर से बता देती। आप डरपोक हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन समय की मांग ये है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक हम चुप रहें, और चुनाव समाप्त होने के बाद में जो है आप मुझसे नाम पूछिएगा, मैं नाम आपको अवश्य बताऊंगी। इसके पहले क्यों नहीं आपने जबान खोली? इससे पहले आप कभी आए नहीं। अगर कभी आप मेरा इंटरव्यू लेने आए होते तो आपने मेरा गुस्सा जरूर देख लिया होता। लेकिन बार में के आप में चर्चा बार में भी रहते हैं, हाईकोर्ट में रहते हैं, वहां आपने कोई आंदोलन इस मुद्दे पे खड़ा किया होता आपने तो भी समझ में आता। देखिए, जब भी कभी बार की बात आप करें, बार के हर चुनाव में हमने इन चीज़ों का विरोध किया है, हर चुनाव में। और मेरा अपना भी चुनाव, मैंने 2 बार बार काउंसिल का चुनाव लड़ा है। मैंने हमेशा उसूलों को जो है महत्व दिया है और मैंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। लेकिन आप खुद ये समझ सकते हैं कि जब हमारा अधिवक्ता ही बिल्कुल उस ओर जाने के लिए तैयार है तो आप उसे रोक नहीं सकते। ऐसे कितने फीसदी वकील हैं? अब यहाँ तो मैक्सिमम मैं कैसे परसेंटेज में गिन दूं, लेकिन मैक्सिमम कह सकती हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है उसी तरफ बह जाते हैं। 50 के 70 हैं, 70 से 90 के बीच में हैं क्या? कितना? 50% तो आप कह ही सकते हैं। 50-55%। तो आधा से ज्यादा आपका नैतिक हनन हो चुका है। नहीं, नैतिक हनन नहीं कह सकते हैं, ये पूरी सोसाइटी का नैतिक हनन है। ये हर इलेक्शन में है, हर सोसाइटी में है। आपके पत्रकारों में भी यही है, आपके पत्रकारों में भी यही है कि जहाँ पे जो है उनको ज़्यादा फायदा नजर आता है वहीं पे उन्हीं की रिपोर्ट छापते हैं, उन्हीं का न्यूज़ छापते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी का नैतिक हनन है। ये पूरे अधिवक्ता उस सोसाइटी से अलग नहीं है। लेकिन बातचीत तो वकालत की हो रही है। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि एडवोकेट इज तो आप ऑल्सो पूरे- पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जब हर सोसाइटी को जो है अच्छा खाना, अच्छा पार्टीज, अच्छी चीजों में मजा आता है, तो एडवोकेट भी उसको एज ए एंजॉय करता है कि हाँ कुछ जो तो है हम लोग का मस्ती का टाइम आ तो गया है, आप चलो चाहते भाई। हैं कि पत्रकार संघों में भी आरक्षण होने की व्यवस्था होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि पत्रकार संघों में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल ना हो, लेकिन पत्रकारिता में जो आपके टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं वो अपनी टॉप पोस्ट पे कहीं कहीं पे जो है
SC OBC और ST के और माइनॉरिटी के लोगों को भी बिठाएं, उनको भी मौका दें कि जिससे कि वो भी अपनी काबिलियत दिखा सकें, अगर उनमें योग्यता हो तो। हम अगर पहले से ही मान के बैठेंगे कि उनमें योग्यता नहीं है, तब तो फिर कुछ नहीं हो तो सकता है। 30 साल तक आरक्षण की परंपरा हुई हमारे देश में, वो अब तक कुछ संतुष्ट नहीं है। सुधार दिखा, बहुत हद तक सुधार दिखा, बहुत हद तक सुधार दिखा है। अभी जो भी कुछ आपको इधर उधर लोग नजर आ रहे हैं वो उसी आरक्षण की देन है। बहुत सारे लोग उसी की वजह से पाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत से जनरल के कोटे से भी निकल के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरक्षण से फायदा नहीं हुआ है, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा भी नहीं मिल पाया है। अब आप बताइए कि बार एसोसिएशन आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? भाई, बार एसोसिएशन मेरे हिसाब से यही है कि मेरे हिसाब से बार एसोसिएशन में साफ सुथरी छवि के लोग आने चाहिए, लेकिन जो कि नहीं आ रहे हैं, जो कि कम आ पा रहे हैं, कम आ पा रहे हैं। सारे पदाधिकारियों को आप गलत नहीं कह सकते हैं। जितने हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं उसमें से हम ये नहीं कह सकते कि सारे पदाधिकारी हमारे गलत हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे आए हैं जिन्होंने कि बार के वेलफेयर के लिए अच्छी अच्छी स्कीम बनाई हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बार का अध्यक्ष महामंत्री अगर अपने वेलफेयर के लिए ही लग जाए और अपनी वकालत चमकाने में ही लग जाए और अपने को जज बनवाने में या अपने जूनियर्स को जज बनवाने में ही जुट जाए, तो आम अधिवक्ता का तो हित नहीं हो पाएगा। हम लोग तो सिर्फ आम आदमी में से अधिवक्ता चाहते हैं। आप ऐलान ये कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं? हमारा एडवोकेट्स के बीच में चर्चा होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो है बदलाव आना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो है हम लोग खाली हमेशा देने वाले की स्थिति में रहें, कभी हमें हमारे वोट की वापसी ना हो। हम हमेशा यहाँ पे वोट देते आए हैं, कभी हम लोगों को वोट मिलता नहीं है, तो हम वोट की वापसी चाहते हैं। वोट की वापसी भी हमें मिलनी चाहिए। आप एक ऐसे पेशे में हैं जहां पर एक पक्ष के ही पक्ष में आप जुटे रहते हैं, ऐसे दूसरे हितों की चिंता आप नहीं करते हैं, फिर आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके की कोई व्यवस्था आपके पक्ष में जो लोग बुन पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बदलाव आ रहा है। पहले हम लोग जो SC OBC और ST के लोग थे, छोटी पोस्ट पे भी नहीं जीत पाते थे, और अब धीरे धीरे हम लोगों ने जब इसके बारे में आवाज़ उठाई है तो आज लोगों ने जो है इस बात को सोचा है कि अगर हमें वोट लेना है तो हमें वोट देना भी पड़ेगा। मैं अदालती कामकाज पर बात कर रहा हूं। जब आप मुवक्किल आपके पास आता है तो आप उसके सारे बुराई या सबसे अच्छाई देखना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष का कैसे आप सोच सकते हैं या उसकी कल्पना कर सकते देखिए, हैं? दूसरे पक्ष के बारे में सोचने का जो काम है वो वकील का नहीं होता है, वो जज का काम होता है। आई एम नॉट ए जज। मैंने जिसकी तरफ से वकालतनामा लगाया है सिर्फ उसके हितों की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, और ये जज साहब की समझ होनी चाहिए कि वो देखें कि दोनों में से कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है। जिस दिन वकील जो जज का काम करने लग जाएगा तो उस दिन तो उसकी वकालत चौपट हो जाएगी। तो ये हैं मधुलिका जी। अगली बार फिर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे मसले पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सौविक को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सोशल मीडिया में उसे शेयर कीजिए जरूर, ताकि लोगों को पता तो चल सके दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।